हेलो नमस्कार मैं राकेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड का सेकंड ईयर का पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। इसमें वैदिककालीन संस्कार हो गया था, बौद्धकालीन संस्कार को पढ़ रहे हैं। बौद्धकालीन संस्कार लगभग फिनिश होने वाला है और इसलिए हम लोग आज इसकी बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं की चर्चा कर लें कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये बहुत मोस्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में निश्चित पूछा जाता है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लें इसकी बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। देखिए, इसमें कुछ विशेषताएँ जो हैं वो हम लोग इससे पहले उनके उद्देश्यों में या और उनकी शिक्षण विधियों में या पाठ्यक्रम में भी विशेषताएं कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मैं एक एक करके सारी विशेषताएं क्लियर कर रहा हूँ और जो विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हें रिपीट ना करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हम लोग आप लोग मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो वो रिपीट ना हो बार बार, ठीक है ना। और बाद में समय रहेगा तो हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे। तो अभी आप एक एक करके विशेषताएँ सुन लें और जो विशेषताएं पहले पढ़ चुके हैं उसको हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उसको आप देख लेंगे कि ये विशेषताएं हमें उसमें लिखनी है। ठीक, सबसे पहली विशेषता है बौद्धकालीन शिक्षा की सबसे पहली विशेषता है पवज्य संस्कार। पवज्य संस्कार हम लोग इसमें पहले पढ़ चुके हैं। पवज्य संस्कार ये प्रवेश का एडमिशन कैसे होता था बौद्ध शिक्षा में, उसकी इसमें बताए गए हैं। दूसरा इसका विशेषता है पाठ्यक्रम में इसमें देखिए पवज्य संस्कार के लिए अलग पाठ्यक्रम था और उपसंपदा संस्कार की अलग पाठ्यक्रम था, वो हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधियाँ नेक्स्ट है, शिक्षण विधियाँ विशेषताएँ। शिक्षण विधियाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधियों में लेक्चर मेथड और अनुकरण विधि और भ्रमण विधि, इस तरह की विधियाँ 6 विधियाँ हम लोग पढ़ी हैं। और इसके बाद अगली विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध इसमें बहुत मधुर थे और स्टूडेंट जो हैं छात्र जो है गुरु से घनिष्ठ संबंध थे, मित्र जो स्नेह रखते थे जो है। और नेक्स्ट है इसमें धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा देखिए जिस तरह से और वैदिक काल में या बौद्ध काल में या आगे हम पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा में जितने भी जो है ये धर्म रहे हैं या दर्शन रहे हैं, इन्होंने अपने अपने धर्म की धार्मिक शिक्षा की चर्चा की है, उनको दिया है। ठीक, और नेक्स्ट है इसमें व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा देखिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा इसमें यहाँ से दी गई थी कि व्यक्ति जो पवज्य संस्कार के बाद फिर देखिए व्यक्ति के बाद 2 ऑप्शन बचते थे। एक तो ये कि वो हायर एजुकेशन में के लिए उपसंपदा संस्कार कर लेता था और आजीवन भिक्षुक बनकर जो है भिक्षुक जीवन जीता था और अपना आजीवन ब्रह्मचर्य अविवाहित रहकर जीवन गुजारता था और अपना जीवन दूसरों के लिए करता था। ठीक, दूसरा विकल्प इसमें ये था कि इसमें पवज्य संस्कार के बाद जो 12 वर्ष की अवधि होती थी शिक्षण विधि की, उसके बाद ये लोग जो है अपना गृहस्थ जीवन जीते थे। गृहस्थ जीवन जीकर अपना जीते थे और शिक्षा से दूर हो जाते थे। ठीक, तो ये इतनी 6 चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हम ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसके बाद अगली विशेषता इसकी पढ़ें स्त्री शिक्षा। ठीक, देखिए स्त्री शिक्षा इसमें ये बौद्धकालीन शिक्षा की अगली विशेषता है, इसको हम लोग ज़रूर ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए स्टार्टिंग में बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा पे निषेध था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे महिलाओं को का पवज्य संस्कार होने लगा और महिलाओं को मठ एवं विहारों में प्रवेश दिया जाने लगा। लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से अलग मठ होते थे और उनके लिए जो पुरुष अध्यापक भिक्षुक होते थे पढ़ाने के लिए जब जाते थे तो विशेष और भिक्षुकों के साथ जाते थे। किसी भी महिला स्टूडेंट को अकेले में नहीं पढ़ाते थे। इस तरह से उसमें महिलाओं को शिक्षा इसमें दी गई। लेकिन इसमें जो उच्च घराने की महिलाएं हैं उनमें भी जो उच्च घराने की महिलाएं हैं उन उच्च घराने की महिलाओं को इसमें शिक्षा दी गई। और हम लोग अभी और बाद में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को, हम लोग पढ़ें तो हिस्ट्री में सम्राट अशोक का वर्णन आता है।
सम्राट अशोक ने अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका वर्मा भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इससे उल्लेख मिलता है कि जब संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गई थी तो निश्चित स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने पहले शिक्षा अर्जित की होगी। तो इस तरह से ये शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में स्त्री शिक्षा। नेक्स्ट है इसका उपसंपदा संस्कार। देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रवज्जा संस्कार पढ़ा है, अब हम लोग जाने इसका उपसंपदा संस्कार। तो प्रवज्जा संस्कार में 8 वर्ष की आयु में प्रवज्जा संस्कार होता था और ये प्रवज्जा संस्कार के बाद उनकी शिक्षा अवधि 12 वर्ष होती थी। तो कुल मिला के ये जब 12 वर्ष की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो फिर बालक को हायर एजुकेशन के लिए उपसंपदा संस्कार उनका होता था और भिक्षुक आजीवन अविवाहित रहकर अपना जीवन आध्यात्म दर्शन और दूसरों के लिए जीता था और वो भिक्षुक बन जाता था। ठीक, ये उपसंपदा संस्कार उच्च शिक्षा के लिए होता था। ठीक, नेक्स्ट है इसमें शिक्षा का माध्यम। देखिए शिक्षा का माध्यम, इसमें बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं में अगला हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम इसमें देखिए जो स्थानीय लोकल भाषाएं थीं उनके माध्यम से इसमें शिक्षा व्यवस्था बताई गई है, लेकिन भगवान बुद्ध के जो हैं उपदेश हैं वो पाली या प्राकृत भाषाओं में मिलते हैं। ऐसा हम लोग हिस्ट्री में भी देखें, फिलॉसफी में भी बताया गया है कि उनकी जो उपदेश हैं वह उपदेश पाली और प्राकृत भाषाओं में दिए गए हैं। तो शिक्षा का माध्यम भी इसमें पाली और प्राकृत भाषाएं थीं। और लेकिन इसमें और भी जैसे और धर्मों को इसमें धार्मिक शिक्षा जब दी जाती थी और धर्मों से कंपैरिजन किया जाता था तो धर्मों आदि को पढ़ने के लिए इसमें संस्कृत भी अनिवार्य था। संस्कृत भी इसमें चालू कर दी गई थी क्योंकि और दूसरे धर्मों की चीज़ों को हम पहले के संस्कृत के नहीं पढ़ सकते थे, तो कहीं कहीं इसमें संस्कृत भी अलाउ थी। ठीक, और लास्ट इसकी विशेषताओं में 10वीं विशेषता है बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र। देखिए बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र जो हैं वो मठ एवं विहार हुआ करते थे और मठ एवं विहार भी ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और जो है इनमें इन शिक्षण संस्थानों में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट रहते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और इसमें विश्व स्तर के शिक्षण संस्थान थे। इसमें नालंदा, पल्लवी, विक्रमशिला, आवेंदपुरी और जगद्दला, नदिया, मिथिला और इस तरह से बड़े बड़े शिक्षण संस्थान थे जिनमें जो है हज़ारों स्टूडेंट बैठकर इसमें अध्ययन करते थे। तो इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ कंप्लीट हुई। शुरू से 10 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें 10 विशेषताएँ हम लोगों ने डिस्कस की हैं। एक बार फिर से इसकी एक बार इसका रिवीजन कर लें। सबसे पहली विशेषता बौद्धकालीन शिक्षा की सबसे पहली विशेषता हम लोगों ने पढ़ी है प्रवज्जा संस्कार, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा शिक्षण विधि, चौथा गुरु शिष्य संबंध, पाँचवां धार्मिक शिक्षा, छठवां व्यावसायिक शिक्षा, सातवां स्त्री शिक्षा, आठवां उपसंपदा संस्कार, नौवां शिक्षा का माध्यम और 10वां बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र। इस तरह से बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में 10 विशेषताएँ हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही और इसके बाद हम लोग इसके आगे कल चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, देखिए जो अभी बहुत बड़ी समस्या चल रही है पूरे विश्व स्तर की कोरोना वायरस, कोविड-19, इससे ज़रूर हम सब लोग इसका बचाव करें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और बार बार साबुन से हाथ धोएं और जो है मास्क, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ज़रूर निकलें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। मैं राकेश कटरा, विदा दीजिए मुझे। धन्यवाद, नमस्कार।